today we present with a next law, that is the fourth law of combination, that is law of reciprocal proportion, Vyutkram Anupat ka niyam. This is also known as the equivalent proportion or Tulya Anupat ka niyam. This law states that two elements A and B would combine in the same ratio of masses or in simple multiple ratio of masses in which they separately combine with a fixed mass of the third element C. इसका दूसरा हिंदी में परिभाषा ये कर सकते हैं इसी को, यदि कोई तत्व A दो अन्य तत्वों B व C से अलग अलग संयोग करता है तथा B व C भी एक दूसरे से संयोग करते हैं, तो B व C भारानुसार उस अनुपात में या उसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं जिसमें B व C अलग अलग एक किसी निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ये हमारा और भी कई तरह हो सकती है इसकी परिभाषा, लेकिन समझने की दृष्टि से ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है और आप वेरी केयरफुली लर्न दिस। कहने का हमारा मतलब ये है कि इसमें कोई दो तत्व, कोई दो एलिमेंट आपस में संयोग करते हैं और उनमें एक सरल अनुपात या सरल गुणित अनुपात होता है। यदि संयोग ऐसा हो कि कोई तीसरे तत्व से भी वो दोनों तत्व संयोग करें, कंबाइन हो, तो जो तीसरे जो तत्व बनेंगे उनमें भी एक सरल और या सरल गुणित अनुपात होगा। ये कहना चाहते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अभी बात बन जाएगी। देखिए, यहां मान लीजिए हमारा कार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बनेगा? CH4। CH4। तो इस CH4 में C और H का अनुपात जो है वो 4 हाइड्रोजन 4 और ये 12 है, या इसे हम कह सकते हैं 1:3। यहां ये अनुपात बना। अब ये कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ये ऑक्सीजन है हमारी, तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CO2। अब यहां हमने अनुपात बनाया 12 है अनुपात 32, 12:32। यहां जो रेशियो है इनका ये है, इसको हम सरल कर लेते हैं तो 3:8। ये एक सिंपल रेशियो आया। अब ऐसा संयोग हो कि ये, अब इसको हम मान लीजिए A तत्व मानते हैं, ये हमारा B तत्व है और ये हमारा C तत्व है। A तत्व B से संयोग करता है and gives you the simple ratio or the multiple ratio, that is 1:3. Here C reacts with next O, that is the C element,
gives you the CO2, and having the simple ratio 3:8. It is a condition, or in any condition, this H and O, ये दोनों एलिमेंट संयोग करें तो ये बनाएंगे H2O, having the ratio 2:16 and 1:8। तो इस नियम के अनुसार कहना ये है कि ये भी एक सरल अनुपात में होगा, ये भी एक सरल गुणित अनुपात में या सरल अनुपात में होगा। इस नियम का ये कहना है। एक बार फिर आप समझ लीजिएगा, कोई एक तत्व, यदि कोई एक तत्व ए अन्य दो तत्वों B व C से अलग अलग संयोग करता है, B और C से अलग अलग संयोग करता है, इसके परिणाम स्वरूप यहां ये मीथेन बना, यहां ये कार्बन डाइऑक्साइड बना, संयोग करता है, तथा B व C भी एक दूसरे से संयोग करते हैं। यहां B और C ने संयोग किया, H2O बनाया, संयोग करते हैं, तो B व C भारानुसार उस अनुपात में, या तो जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में होगा, या उस अनुपात में, या उसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं, सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं, जिसमें B व C अलग अलग एक एक किसी निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। ठीक है, बात मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक और उदाहरण बता देता हूं इसमें। शुरू जैसे NaCl, NaH और इसी के साथ फिर बनता है HCl। आप इसमें निकाल करके देख लीजिए, एक ये उदाहरण हो सकता है। दूसरा उदाहरण हो सकता है हमारा NH3, H2O यहां, और तीसरा जब बनेगा तो वो बनेगा N2। एक ये उदाहरण हो सकता है, तो यहां भी आप अप्लाई करके इसी तरह से देख सकते हैं। दिख रहा है NH3, H2O, N2O3। तो इस उदाहरण में भी आप पाएंगे कि जिस तरह से हमने ये अप्लाई किया, उस तरीके से आप इसे अप्लाई करके देख लीजिए, आपको यहां भी एक सरल अनुपात मिलेगा। ठीक है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के सहारे इसको फिर हल करके देखते हैं। एमोनिया contains 82.35% nitrogen, water contains 11.1% hydrogen, and nitrogen trioxide contains 36.85% nitrogen, so that these results support the law of reciprocal proportion. So, first we take ammonia. First, in NH3. In NH3, the percentage of nitrogen is equal to 82.35
and the percentage of hydrogen is equal to 100 and the percentage of hydrogen is equal to 100 minus 82.35 is equal to 17.65. In this way, 1 gram, therefore 1 gram 1 gram of hydrogen reacts with 82.35 upon 17.65 gram of nitrogen, or equal to 4.67 gram. 4.67 gram. Second one, in H2O, given that 11.1% hydrogen is given 11.1%, and the percentage of oxygen is equal to 100 minus 11.1, that is 88.9. So this is in this case, the ratio of mass 1 gram, therefore in the same manner 1 gram of hydrogen reacts with 88.9 upon 11.1 equal to 8.01 gram of oxygen. Now we take the ratio of 1 gram hydrogen and 1 gram hydrogen and nitrogen and oxygen here. Sorry, here this is 9. Correct? Now we taking the ratio of mass of nitrogen and oxygen. Therefore, the ratio of masses of nitrogen and oxygen is equal to 4.67
4.67 and 8.01. 4.67 and 8.01. That is comes out as, divide 4.67 by 8.01, or 8.01 is divided by 4.67, we get the 1.72. This comes out as 1.72. Next, in nitrogen trioxide, we see what is the ratio. Percentage of nitrogen. In these are the two data, and third one data is nitrogen trioxide. Third one data is nitrogen trioxide. Nitrogen trioxide we have percentage of nitrogen. Percentage of nitrogen is equal to 36.85. Therefore, the percentage of oxygen is equal to 100 minus 36.85. That comes out as 63.15. One. Again, the ratio of mass of nitrogen and oxygen is, again, we take the ratio, the of nitrogen and oxygen is equal to 63.15 upon 36.85 is equal to 1.71. That is equal to this ratio. That is equal to this ratio. So this confirms the law of reciprocal proportion. And another example we also
सॉल्व हियर। कॉपर के एक ऑक्साइड में 11.2% ऑक्सीजन है तथा एक क्लोराइड में 35.86% क्लोरीन है तथा क्लोरीन के एक ऑक्साइड में 18.64% ऑक्सीजन है। सिद्ध कीजिए कि ये आंकड़े व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो जैसे हमने पहला उदाहरण लिया है उसी तरह से इसको भी हल करते हैं। तो पहले हम कॉपर ऑक्साइड में देखते हैं। पहले कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो प्रतिशत है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 11.2। परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 100 minus 11.2, that is comes out as 88.8। इन सेकंड एक क्लोराइड में, कॉपर की क्लोराइड में, ये हमारा दूसरा आंकड़ा है। इसमें दिया है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.86। परसेंटेज ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 100 minus 35.86, that is 64.14। अब देखिए इस आंकड़े से कॉपर और ऑक्सीजन का अनुपात लेते हैं, रेशियो लेते हैं, तो ये 88 पॉइंट कॉपर अनुपात ऑक्सीजन, ये लेते हैं तो ये कितना आता है 88.8 अपॉन 11.2, that is 0.126। It means the ratio अनुपात कितना आया 1:0.126। ये अनुपात आ गया यहां से। अब इससे देखते हैं कॉपर और क्लोराइड का अनुपात देख लेते हैं। तो कॉपर और क्लोराइड का अनुपात जो है, कॉपर क्लोरीन या क्लोराइड लेते हैं, क्लोरीन इज इक्वल, ये है
64.14 upon 35.86. Calculate it. We get the value 0.559. सो अनुपात कितना होगा? अतः अनुपात बराबर 1:0.559। अब देखिए ये तीसरे आंकड़े से हम देखते हैं, तथा क्लोरीन के एक ऑक्साइड में, तो यहां लिख लेते हैं क्लोरीन का ऑक्साइड। क्लोरीन का ऑक्साइड, इसमें क्या पोजीशन है ये देखते हैं। तो क्लोरीन के ऑक्साइड में हमको ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो यहां लिख लेते हैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 18.64। परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितनी है ये देख लेते हैं। 100 में से माइनस कर दीजिए 18.64, 18.64 इसमें से आप घटा दीजिए, तो ये 3/4। तो अनुपात कितना बना? 1:, अनुपात यहां यदि ले लें तो ये आता है 81.36 अपॉन 18.64 इज इक्वल टू 4। तो अनुपात कितना हुआ? इसका अनुपात ये हुआ 1:4। अब हमें ये देखना है कि क्या ये जो ऊपर वाले दोनों आंकड़े हैं ये भी इसी अनुपात को देते हैं जब क्लोरीन का और ऑक्सीजन का लेते हैं। तो यहां हम ये देख लेते हैं कि 1.126 अनुपात 0.559 आल्सो कम्स एज, या और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि 0.559 अपॉन 0.126 दैट इज आल्सो इक्वल टू 4। तो इसका भी अनुपात कितना बना? अनुपात बना 1:4। इसका मतलब हुआ कि ये और ये दोनों तुल्य हो गए, समान हो गए। तो ये जो दोनों आंकड़े हैं ये हमारे इस तुल्य अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। अब देखिए आप ये समझ लीजिए कि रेसिप्रोकल proportion, law of reciprocal proportion can also use to evaluate or used in
obtain the equivalent weights of elements. Hence, it is also called the law of equivalent proportion. क्योंकि इस नियम का हम तुल्यांकी भाग, तत्वों के तुल्यांकी भाग ज्ञात करने में भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको तुल्य अनुपात का नियम भी कहते हैं। एक बात और रह गई जो मुझे पहले ही बता देनी चाहिए थी, वो ये कि इस नियम का प्रतिपादन रिचर ने किया था रिचर ने किया था 1792 ईस्वी में। रिचर ने किया था 1792 ईस्वी। So I think that you have learned it. Thank you.